हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो थंबनेल जैसे कि आपने देख लिया है कि मैं आपके साथ सेल्फ एग्जाम एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ कि आरआरबी पीओ का कैसा एग्जाम आया था थर्ड शिफ्ट में 4 अगस्त को। क्योंकि अगर इसके बाद वीडियो देखोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि मैं किस डेट की बात कर रही हूँ। और इसके अलावा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत बोलना कमेंट्स में कि आपने एक सीट ख़राब कर दी है, आपने क्यों दोबारा एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया, आप तो ऑलरेडी आरआरबी पीओ हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ जस्ट एग्ज़ाम देखा है, कैसा एग्ज़ाम था विद टाइमर। मैंने क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की है और मैंने अटैम्प्ट कोई क्वेश्चन नहीं किया है क्योंकि मुझे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की नीड नहीं थी। सो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैंने किसी कोई सीट खराब नहीं की है, मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं किए हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइमर के साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करे हैं कि कितना टाइम लग रहा था और किस टाइप की शिफ्ट आई हुई थी, टफ थी, इजी थी, मॉडरेट थी, कैसी थी। सो इसके अलावा मैं बता दूं, थोड़ा बहुत एनालिसिस मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा। सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग सेक्शन जैसे कि पजल थी, टाइमर से थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि लास्ट के जैसे कि 1-1.5 मिनट बचता है और वहाँ पे अगर आप कोई बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो जैसे कि पजल वगैरह, तो वो सोल्व नहीं कर पाते हैं ये सोच के कि पजल सोल्व करेंगे तो अगर बन भी गई तो क्वेश्चन टिक नहीं लगेंगे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट है, बट इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। सो पजल थी, बॉक्स पजल थी, बहुत इजी थी। मैं आपके साथ सेल्फ एग्जाम एनालिसिस इसलिए शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं 2 साल बाद एग्जाम दे रही हूँ। मैंने कोई भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं करा था, नॉट इवन फ्री मॉक टेस्ट। मैंने फ्री का कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था, इतना टाइम नहीं था और 1 दिन की छुट्टी थी मुझे, तो मैं पहले घर आई, फिर घर से गई एग्जाम देने के लिए और अभी वापस आई हूँ। कल मुझे वापस दोबारा ड्यूटी के लिए निकलना है। तो मैंने बिना अटैम्प्ट के 2 साल पहले जो मेरी प्रिपरेशन थी, मैंने उसी बेस पे एग्जाम सोल्व किया है और मैं साइड में लिखती गई थी और एंड में मैंने कैलकुलेट करके देखा कि कितने क्वेश्चन मुझसे सोल्व हुए हैं। सो बॉक्स पजल थी जिसमें आपको ABCD करके पर्सन दिए गए थे और कलर दिए गए थे। मोस्ट ईजीएस्ट थी, 2 वेरिएबल में 2 केसेस में वो पजल बन रही थी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं थी। मेरा ऐसा था कि स्पीड कहीं ना कहीं कम थी मेरी, क्योंकि मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी थी, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे और मुझे नीड भी नहीं थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि हाँ, आपके साथ साथ अगर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तो टाइमर का क्या फ़र्क पड़ रहा है और इसके साथ ही क्या क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट था पर्सन थे जैसे कि वो HR, मार्केटिंग और प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। ये भी मोस्ट ईजीएस्ट थी। मीन्स अगर आप थोड़ा टाइम लेके भी एक एक लाइन को रीड कर रहे हो तब भी आप एक ही बार में आराम से पजल बना रहे थे। ये तो HR और मार्केटिंग वाला जो क्वेश्चन था, इसमें तो सिर्फ 2 से 3 लाइंस थी जिसमें ये क्वेश्चन खत्म हो रहा था। सो इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट था, 9 पर्सन थे, वो भी काफ़ी इजी था। 2 केस में बनना था, उसमें बताया गया था कि A बैठा है 3rd नंबर पे एक्सट्रीम एंड से। सो 2 केस बनने थे, एक लेफ्ट साइड से बिठा रहे थे, एक राइट साइड से, और लास्ट में 2nd-3rd लाइन पे जाके एक केस गलत हो रहा था और एक केस सही हो रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा टाइम लेके वह पजल बना रहे थे बिना पैनिक हुए, तब भी आप आराम से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, क्योंकि इनका जो लेवल था काफ़ी इजी था। थोड़ा सा अगर आपको लगेगा तो टाइम टेकिंग सर्कुलर बेस्ड पजल थी, उसमें कुछ पर्सन फेस आउटसाइड करके बैठे हुए थे, कुछ इनर साइड पे, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट वो भी इजी थी अगर आपकी प्रैक्टिस थी। कहने का मतलब ये है। और ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था, इसमें ABCDF करके उनकी कार की स्पीड दी हुई थी और 1-2 की स्पीड मेंशन भी करी हुई थी। और साइलॉग थे, डायरेक्शन का क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं देखा। और कोडिंग ये भी बहुत इजी थी, इसमें पैरेलल, इसमें स्लॉट, शो, इस टाइप से करके वर्ड्स दिए हुए थे। आप एक एक बार में अगर उनको निकाल लेते, फाइंड आउट कर लेते। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, टाइम टेकिंग था, मैंने तो पढ़ते ही इसको स्किप कर दिया था। और इसके अलावा मीनिंगफुल वर्ड थे, नंबर पेयरिंग थे, वॉवल, कॉन्सोनेंट, ऑड एंड इवन कोडेड बेस्ड क्वेश्चन थे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 साल बाद एग्जाम दे रही हूँ बिना किसी प्रैक्टिस के, मैंने जो भी लाइन पढ़ी मैंने सिर्फ एक एक बार पढ़ी। जैसा कि मैंने आज तक आपको बताया था कि जो आप पजल सोल्व करते हो बार बार रीड नहीं करनी है। और ये बहुत ज़्यादा लाइन्स की पजल्स भी नहीं थी, बहुत शॉर्ट पजल थी। और जो HR मार्केटिंग वाला क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल 3 से 4 लाइंस का ही क्वेश्चन था। सो अगर आप ध्यान से करते तब भी आप इजीली इन पजल्स को बना लेते हैं। अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रही हो तो नॉर्मल सी बात है, आपकी स्पीड भी मेरे से ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में जो बार ग्राफ की DI थी मोस्ट ईजीएस्ट थी,
सिर्फ 10-10 का डिफरेंस चल रहा था। QRS 3 कंपनी थी और A और B आर्टिकल सोल्व कर रहे थे, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। ये भी काफ़ी ईजी था, बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का काम था, प्लस माइनस का था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और डबल पाई चार्ट आया हुआ था, जो कि मैंने जैसे पढ़ा ना तो मुझे लगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं उस क्वेश्चन को सोल्व किया। इसके अलावा मैंने एक चीज़ देखी कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी सही आया हुआ था। मैंने करे क्वेश्चन वहाँ सोल्व। अब बोलोगे कि आपने सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करे हैं, आपको कैसे पता कि वो क्वेश्चन सही है या गलत है? मैंने साथ साथ में उनकी ऑप्शंस भी देखी है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रही हूँ तो क्या वो नंबर वहाँ पे है ऑप्शन में या फिर नहीं है। टिक नहीं लगाया वो अलग बात है। अप्रोक्सीमेशन मोस्ट ईजीएस्ट थी, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं था कि एक एक चीज़ को सोल्व करके लिखने की ज़रूरत थी। बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं थी, ट्रिकी नहीं थी, बहुत ही इजी थी। प्लस माइनस करके काम खत्म हो रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। नंबर सीरीज़ भी काफ़ी ईजी थी, एक नंबर सीरीज़ थी जो मुझसे नहीं सोल्व हुई, बाकी मैंने चारों की चारों सोल्व करी थी। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी थे जितने मैंने सोल्व किए। और इसके अलावा केसलाइट DI थी, वो भी मैंने सोल्व नहीं करी थी। मीन्स मेरी इतनी स्पीड नहीं है एज़ कंपैरिजन, मेरी इतनी स्पीड अब नहीं है जितनी 2 साल पहले थी। बट मुझे इतना था कि जितने क्वेश्चन सॉल्व करूं उतने उन ऑप्शंस के आंसर, उतने वो आंसर सही होने चाहिए। मतलब ऑप्शन में तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन सॉल्व करती जाऊं और बाहर आकर बोलूं मैंने तो 65 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 60 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ सॉल्व करे थे अप्रोक्स 50-52 इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करे थे। और अब आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे हो कि शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट थी और रीजनिंग सेक्शन तो काफ़ी हद तक इजी था, पर आपने तो 50 करे हैं क्योंकि मेरी इतनी स्पीड नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एज़ कंपैरिजन 2 साल पहले और अब में बहुत फ़र्क है। मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, कोई क्विज़ अटैम्प्ट नहीं करा था, तो स्पीड में नॉर्मल सी बात है, फ़र्क आएगा ही। कुल मिला के बात यह है कि अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचो कि आप बोल रहे हो कि आपके 60 क्वेश्चन होने चाहिए, 55 क्वेश्चन होने चाहिए, आपने 50 करे हैं, 55 करे हैं, 60 करे हैं, बस उनमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, नंबर ऑफ अटेम्प्टेशन से कहीं ज़्यादा मैटर करती है एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी अब आपकी जितनी होगी उसी बेस पे आपके आगे मार्क्स आएंगे, रिजल्ट होगा आपका। सो यही था मेरा आज का एग्ज़ाम का एनालिसिस। ये शिफ्ट मुझे इजी लगी एज़ कंपैरिजन जो मैंने अदर शिफ्ट सुनी हुई थी। और जो क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल देखे ही नहीं है, सॉल्व भी नहीं करे, वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो मुझे देख के पता लग गया था कि टाइम टेकिंग है, सॉल्व नहीं होंगे। बट मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ ये अच्छी लगी कि आज भी अगर मैं पजल सॉल्व कर रही थी, अगर मुझे लग रहा है आप सबके कंपैरिजन मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, बट मैं एक एक लाइन पढ़ रही थी, वापस मैं उस क्वेश्चन को नहीं देख रही थी क्योंकि वो एक ही बार में बन रही थी। मुझे बार बार गलत करके दोबारा बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी कि मुझे बार बार क्रॉस करके दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो एक ही बार में बन रही थी। तो पज़ल का लेवल ईजी था, बाकी कोई बात नहीं। आपने जितने अटैम्प्ट करे हैं उनमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। बाकी ऑल द वे सबको, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो थर्ड शिफ्ट वाले थे या सेकंड या फर्स्ट, अब जो होना था हो गया। आप फर्दर अपने क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। और इसके साथ ही वो एग्ज़ाम मैंने नहीं भरा था, मैंने सिर्फ PO का ही फिल किया था, क्लर्क का एग्ज़ाम मैंने फिल नहीं किया था। सो अभी जो हो गया है उसको छोड़ के आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रैक्टिस ऐसे रखो कि आप आज से अगर 1 साल बाद या फिर जब भी उन क्वेश्चन को सोल्व करो तो आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, बेशक आपकी स्पीड कम हो। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो और अभी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो पैनिक हो रहे हो। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है, मेक श्योर अपने एडमिट कार्ड पे ध्यान रखना, आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए जो आपने लाइव फ़ोटो क्लिक करी हुई, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि 4 से 5 बच्चों को तो उन्होंने पहले मना ही कर दिया साफ कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। अब पता नहीं उसके बाद उनको एग्ज़ाम देना अलाउड किया या नहीं करा, बट ये बच्चों को पैनिक करने वाली बात हो जाती है कि वहाँ पे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। किसी ने प्रिपेयर कर रखा है इस एग्ज़ाम के लिए और वो मना कर रहे हैं एग्ज़ाम देने से। और इसके साथ ही अगर बाद में कुछ ना कुछ करके एग्ज़ाम देने भी दे रहे हैं तो एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। बिफोर एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा चीज़ें उसके साथ हो रही है, नॉर्मल सी बात है, वो फिर कैसे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेगा। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना सभी, और जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट लेके जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।